नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज। क्या कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और उनसे जुड़े छात्र आंदोलनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा कानूनी संकट खड़ा हो गया है। जो आंदोलन छात्रों के अधिकारों और प्रशासनिक पारदर्शिता के नाम पर सड़कों से शुरू हुआ था, वह अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर बेहद पेचीदा और कानूनी पचड़ों में उलझता नजर आ रहा है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने देश की शीर्ष अदालत में एक विस्तृत हल्फनामा दाखिल किया है। इस हल्फनामे में संसद मार्च की वैधानिकता को लेकर जंतर मंतर पर एफआरएस यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के चौंकाने वाले आंकड़े रखे गए हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद सीजेपी और उनके समर्थकों के सामने एक साथ 9 बड़ी कानूनी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। आज की इस विशेष इंडिपेंडेंट रिपोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट में हुई 2 दिनों की सुनवाई, पुलिस के हल्फनामे, सरकार के सख्त रुख और एनटीए की नीट सुरक्षा प्रणाली का बिंदुवार और निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। पिछले कुछ महीनों में सीजेपी के प्रमुख चेहरों अभिजीत दीपक, सौरभ दास और आशुतोष रांका की गतिविधियां काफी चर्चा में रही हैं। लोकतंत्र में छात्रों का अपनी मांगों के लिए आवाज उठाना और परीक्षा प्रणाली में सुधार मांगना पूरी तरह संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब मामला अदालत में पहुंचता है तो भावनाएं नहीं बल्कि कानून, पुलिस रिकॉर्ड्स और साक्ष्य मायने रखते हैं। आइए जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के हल्फनामे से सीजेपी को कौन कौन से 9 बड़े झटके लगे हैं और कानूनी स्थिति क्या कहती है। पहला, संसद मार्च को बताया गया गैर कानूनी। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे दस्तावेजों में साफ कहा कि 20 मार्च को आयोजित संसद मार्च के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा मानकों और लागू धारा 144 का उल्लंघन करते हुए बैरिकेड्स तोड़े, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई। दूसरा, अनुमति 500 की, भीड़ जुटी 3000 की। हल्फनामे के मुताबिक आयोजकों ने जंतर मंतर पर सिर्फ 500 से 600 लोगों के एकत्र होने की बात कहकर अनुमति मांगी थी। इसके बावजूद प्रदर्शन के दिन 3000 से अधिक लोगों की भीड़ जुटा ली गई। नियमों का उल्लंघन होने से सुरक्षा बलों पर भारी दबाव बना। तीसरा, एफआरएस डेटा का सबसे बड़ा झटका, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का मिलान। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा पुलिस की फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक से आया है। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों का बायोमेट्रिक डेटा चेक करने पर 2873 प्रविष्टियां आपराधिक रिकॉर्ड्स डेटाबेस से मैच हुई। 2402 लोगों का डेटा क्राइम कुंडली प्लेटफॉर्म पर दर्ज मामलों से मिला। 92 लोग ऐसे पाए गए जिन पर 10 से अधिक आपराधिक मामले पहले से दर्ज है। 47 घोषित हिस्ट्री सीटर की मौजूदगी दर्ज की गई। पुलिस का तर्क है कि यह चेकिंग आम छात्रों के खिलाफ नहीं बल्कि सुरक्षा जोखिमों को टालने के लिए थी। चौथा, सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी, सपोर्टर ऑफिसर्स। प्रदर्शन के दौरान बिना वर्दी में पुलिस की तैनाती पर उठे सवालों का जवाब देते हुए पुलिस ने कहा कि संवेदनशील मौकों पर सपोर्टर ऑफिसर्स को तैनात करना एक मानक सुरक्षा प्रक्रिया है। धक्का मुक्की में जवानों के आईडी कार्ड और नेम प्लेट गिरने की बात भी कही गई। पांचवा, दर्ज एफआईआर की वापसी पर सरकार का कड़ा रुख। याचिकाकर्ताओं और सीजेपी प्रतिनिधियों की ओर से दर्ज मुकदमों को एक झटके में रद्द करने की मांग की जा रही थी। हालांकि सरकार ने रुख साफ किया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि या गंभीर आरोपों वाले मामलों को अदालती प्रक्रिया के तहत ही निपटाया जाएगा, कोई सीधी राहत नहीं मिलेगी। छठा, कील वाली लाठी के आरोपों का खंडन। पुलिस की बर्बरता और कील लगी लाठियों के इस्तेमाल के आरोपों पर जांच रिपोर्ट पेश की गई। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने स्पष्ट किया कि वह वस्तु पुलिस का हथियार नहीं बल्कि एक प्रदर्शनकारी के हाथ में लगा राष्ट्रीय ध्वज का झंडा था। सातवां, सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी का गठन। पूरे मामले में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चीफ जस्टिस की बेंच के एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, पूर्व डीजीपी और पूर्व सीबीआई प्रमुख शामिल होंगे, जो सीसीटीवी फुटेज, कथित पुलिस बर्बरता और उकसावे वाले बयानों की बारीकी से पड़ताल करेंगे। आठवां, राजनीतिक हस्तक्षेप पर केंद्रीय मंत्री का बयान। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सार्वजनिक बयान में कहा कि छात्रों के वास्तविक मुद्दे जायज हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों और कार्यकर्ताओं जैसे आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों द्वारा छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर अपना एजेंडा चलाना स्वीकार्य नहीं है। नम्मा, राज्यों में प्रशासनिक शक्ति, नो एंट्री स्थिति। दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी संगठन की मुश्किलें बढ़ रही है। पश्चिमी बंगाल में आशुतोष रांका और उनकी टीम को कार्यक्रम के लिए हॉल बुकिंग और अनुमति न मिलने जैसी प्रशासनिक रुकावटों का सामना करना पड़ा है। इसी सुनवाई के दौरान नीट परीक्षा की सुरक्षा पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाया गया है।
500 प्रश्नों का बैंक बनाकर 4 अलग अलग प्रश्न पत्र सेट तैयार किए जाते हैं। डिजिटल लॉक वाले बॉक्स में सामग्री प्रिंटिंग प्रेस भेजी जाती है, जो केवल स्पेशल ओटीपी और सीक्रेट कोड से ही खुलते हैं। पूरी प्रक्रिया का 24 घंटे 7 दिन वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को सराहते हुए निर्देश दिए कि एनडीए को यूपीएससी की तर्ज पर और अधिक मजबूत और तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाया जाए। निष्कर्ष के रूप में देखें तो एक तरफ जहां देश के लाखों छात्रों के शैक्षणिक भविष्य और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के लिए सुधार अनिवार्य है, वहीं दूसरी तरफ छात्र आंदोलनों की आड़ में अराजकता या असामाजिक तत्वों का प्रवेश भी चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आंदोलनों को पूरी तरह से गैर राजनीतिक और प्रशासनिक नियमों के तहत होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको यह विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।